Hello and welcome to TargetNet. This is Richa and I'm your educator for UGC NET. ये सीरीज मैंने बनाई है नेट के उन एस्पिरेंट्स के लिए जो पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही उन बच्चों के लिए जिनका पेपर 2 मैनेजमेंट कॉमर्स या HRM है। इस सीरीज में मैंने वीकली बेसिस पे हर यूनिट को कवर करने की कोशिश की है जिससे कि जो लर्नर्स मुझे रेगुलरली फॉलो करेंगे वो हर वीक यूजीसी नेट का एक जो वॉल्यूम है या एक यूनिट है उसे कंप्लीट कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट अस बिगिन टुडेज सेशन। मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि हम अपने लास्ट सेशन में कम्युनिकेशन के PYQs डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर के, तो वही आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के जो मुझे लगा कि आपको पढ़ने चाहिए एक बार, आपको उनका मतलब पता होना चाहिए बिकॉज कंटेंट के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं कम्युनिकेशन की जो एज एन एस्पिरेंट आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी इक्वेटेड विद, ऑर्गेनाइजेशन की जो कम्युनिकेशन है उसको हम किससे इक्वेट कर सकते हैं, किसके हिसाब का या किसके अनुसार बता सकते हैं। तो नाम देखिए क्या लिखा हुआ है, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, ग्रुप एंड मास। मैंने आपको बहुत बार स्लाइड्स में अच्छे से समझाया था कि ऑर्गेनाइजेशन की जो कम्युनिकेशन होती है जिसमें कि फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है, जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के बीच में किसी पर्पस को लेकर कम्युनिकेशन होती है, और क्या होता है एक ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग या पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। तो ये जो सारी ही चीज़ें हैं ये ना ही इंटरपर्सनल में जो कि सिर्फ 2 लोगों की कम्युनिकेशन होती है फेस टू फेस, ना ही इंट्रापर्सनल जो कि सेल्फ के साथ टॉक होती है, और ना ही मास कम्युनिकेशन जिसमें मास ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है ग्रुप कम्युनिकेशन। तो ग्रुप कम्युनिकेशन इज द राइट आंसर जिसको आप एसोसिएट कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन से। द फर्स्ट मल्टीलिंगुअल एजेंसी, दोनों लैंग्वेज दैट मीन्स इंग्लिश और हिंदी में आने वाली प्रिंट मीडिया की पहली एजेंसी कौन सी थी, वो कौन सा न्यूज़पेपर एजेंसी थी जो सबसे पहले आई। तो इसके ऑप्शन देखो क्या है, समाचार, हिंदुस्तान समाचार, API और समाचार भारती। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसमें हिंदुस्तान समाचार वो एजेंसी थी जो 1948 में ये आई और ये पहली मल्टीलिंगुअल एजेंसी थी और इसने मोर देन 200 न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे उस टाइम पे। तो ये आपसे अगर पूछा जाता है कि पहली कौन सी थी तो आपका आंसर होना चाहिए हिंदुस्तान समाचार। क्लासरूम कम्युनिकेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड, अभी हुई थी वहां पे ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन की बात, अब बात पूछ रहा है वो क्लासरूम कम्युनिकेशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो इसका आंसर देखिए, ऑप्शन देखिए, एक्सप्लोरेशन जहाँ पे कुछ एक्सप्लोर होता है, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन जहाँ पे किसी तरह के कल्चर को इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की जाती, अनसिग्निफाइड हो ही नहीं सकती है, डिस्कोर्स, इसका आंसर है डिस्कोर्स और इस वर्ड का मतलब होता है रिटन और स्पोकन, written or spoken debate about a certain topic, किसी भी टॉपिक को लेकर एक रिटन या स्पोकन डिबेट जिसमें कि बातचीत हो, वो क्या होती है, उस वर्ड को बोला जाता है डिस्कोर्स। और क्लासरूम के कम्युनिकेशन के कंटेक्स्ट में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट्स के बीच में रिटन और स्पोकन बातचीत तो होती है किसी टॉपिक को लेकर। तो जो ये तीनों ही टॉपिक्स हैं, ऑप्शंस हैं, वो रेलेवेंट नहीं है, आंसर इसका है डिस्कोर्स। User that use media for their own ends are called passive audience, active audience, पॉजिटिव ऑडियंस और नेगेटिव ऑडियंस। पॉजिटिव और नेगेटिव ऑडियंस तो रेलेवेंट होते ही नहीं है, कोई टर्म्स नहीं होती, पैसिव और एक्टिव ऑडियंस होते हैं जो आपकी कम्युनिकेशन के प्रोसेस में, मान लीजिए मैं कुछ बोल रही हूँ या मैंने कोई रिटन मैसेज है जो सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है। पैसिव ऑडियंस वो होते हैं जो उन मैसेजेस को कम्युनिकेशन के सिर्फ देखते हैं बट उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते, अपना ओपिनियन नहीं देते, अपनी कंसेंट नहीं देते, अपना कुछ एडिशनल जो ऐड करना चाहते हैं वो नहीं देते, ना ही समझ रहे हैं इस बात को बताते हैं। तो पैसिव ऑडियंस वो होते हैं जो सिर्फ उस इंफॉर्मेशन को देखते हैं बल्कि उसमें एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होते। वाइल ऑन द कॉन्ट्ररी एक्टिव ऑडियंस वो होते हैं जो अपने एंड पे इंफॉर्मेशन को जो भी कम्युनिकेट हुआ है उसको ना केवल सुनते और समझते हैं बल्कि उसमें अपना ओपिनियन, अपने डिसीजंस, अपने जो उनका पर्सपेक्टिव होता है उसको ऐड करते हैं। तो सोशल मीडिया में आपने देखा है बहुत सारे लोग किसी भी सोशल टॉपिक के ऊपर बात हो रही होती है या जनरल कोई बात हो रही है तो अपने आइडियाज जो होते हैं या अपने उनके जो सोच होती है उसको क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं अपने मैसेजेस और रिस्पॉन्सेस के थ्रू। तो ये एक्टिव ऑडियंस होते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर होता है एक्टिव ऑडियंस।
इन सर्कुलर कम्युनिकेशन जो कि होता है कम्युनिकेशन, एनकोडर बिकम्स द डिकोडर। एनकोडर डिकोडर कब बनता है? ये वाला जो एनकोडर है ये डिकोडर का रोल जो है कब प्ले करता है? जब नॉइस हो? बिल्कुल नहीं। जब ऑडियंस हो? बिल्कुल नहीं। क्रिटिकलिटी हो कोई, तो कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए तो एनकोडर डिकोडर बन जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। फीडबैक, When this decoder, सबसे पहले क्या होगा, एनकोडर ने मैसेज भेजा डिकोडर को, क्या हुआ, सेंडर की तरफ से एनकोड हुआ, चैनल के थ्रू गया डिकोडर के पास। डिकोडर के पास जब मैसेज गया तो रिसीवर ने उसको जब समझा और फीडबैक भेजा। नाउ दिस रिसीवर इज सेंडिंग द फीडबैक, और इस मैंने आपको बताया था ये डबल प्रोसेस होता है, हमने एक डायग्राम भी देखा था। अब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि ये भेज रहा है फीडबैक तो ये अगेन इनकोड कर रहा है उसे, और इंटरप्रेट करने के टाइम पे कि फीडबैक समझ आया या नहीं आया, वो सेंडर या एनकोडर जो है वो बन जाता है आपका डिकोडर, क्योंकि जो मैसेज उसने भेजा है अब वो उसको इंटरप्रेट करेगा अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कि उसने मुझे क्या बोला है। तो ये सर्कुलर कम्युनिकेशन के प्रोसेस में एनकोडर और डिकोडर के रोल रिवर्सल कब होते हैं? जब फीडबैक भेजा जाता है। तो इसका आंसर है फीडबैक। In classroom, the teacher sends the message either as words or images. The students are encoders, decoders, propagators और agitators. ये दोनों ही वर्ड तो देखिए इस कंटेक्स्ट में रेलिवेंट ही नहीं है। क्लासरूम में टीचर जो सेंडर है अपने मैसेज को दे रहा है, लेक्चर को पढ़ा रहा है वर्ड्स और इमेजेस से, तो वो क्या डिकोड कर रहा है? वो फाइनली मैसेज को इंटरप्रेट या समझ रहा है? नहीं, वो सामने वाले जो उसके रिसीवर हैं उन्हें वर्ड्स और इमेजेस की मदद से अपने मैसेज को कन्वे कर रहा है। तो स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? स्टूडेंट्स उसको डिकोड कर रहे हैं। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं? उस मैसेज को जो टीचर ने भेजा उसे डिकोड करके क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं, इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा डिकोडर्स। टीचर अगर पूछ लेता कि यहाँ पे टीचर क्या होगा, तो टीचर क्या होगा? एनकोडर, क्योंकि वो मैसेज भेज रहा है वर्ड्स और इमेजेस की फॉर्म में। द टर्म येलो जर्नलिज्म कई बार रिपीट हो जाता है। येलो जर्नलिज्म जो होती है वो किससे रेफर करती है? येलो जर्नलिज्म का मतलब होता है ऐसी सेंसेशनल न्यूज छापना या बताना या ब्रॉडकास्ट करना जिससे कि रीडर्स अट्रैक्ट हों। ये किसी पर्टिकुलर टेररिज्म या वायलेंस सेक्टर को लेकर या फिर आर्ट एंड कल्चर को लेकर नहीं है, बल्कि किसी भी कंटेक्स्ट में ऐसी, जैसे आप बोलते हैं ना सेंसेशनल, स्पाइसी, अट्रैक्टिव न्यूज जो है जिसमें कि आप एग्जैजरेट करते हो, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के प्रोजेक्ट करते हो, ऐसी न्यूज़ को पब्लिश करना येलो जर्नलिज्म कहा जाता है। सेंसेशनल न्यूज प्रिंट ऑन येलो पेपर ये तो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं है। तो इसका आंसर है सेंसेशनलिज्म एंड एक्सैजरेशन टू अट्रैक्ट रीडर्स एंड व्यूअर्स। स्मार्ट क्लासरूम इज अ टीचिंग स्पेस। स्मार्ट क्लासरूम क्या होगा? ऐसा टीचिंग स्पेस जिसमें क्या क्या हो? स्मार्ट पोर्शन विद अ टच पैनल हो, पीसी लैपटॉप कनेक्शन और डीवीडी प्लेयर हो, डॉक्यूमेंट कैमरा और स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर हो, प्रोजेक्ट स्क्रीन हो। इनमें से बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो आप देख सकते हैं कि एक स्मार्ट जो क्लासरूम है उसमें ये सारी ही चीजें होना जो होता है वो रिफ्लेक्ट करता है कि वो एक स्मार्ट क्लासरूम है। तो इसका आंसर ABCD चारों ऑप्शन होंगे, फोर्थ ऑप्शन होगा। इन कम्युनिकेशन द लैंग्वेजेस, कम्युनिकेशन के प्रोसेस में लैंग्वेज क्या एक वर्बल कोड है, नॉन वर्बल है, सिंबॉलिक है या इंट्रापर्सनल है? देखिए बिल्कुल ही साफ बात है, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ? वर्बली आपको कोई चीज बता रही हूँ लैंग्वेज के माध्यम से, तो लैंग्वेज क्या हो गई? ऑब्वियस सा आंसर है इसका वर्बल कोड होगी। नॉन वर्बल क्यूज मैं यूज तो कर रही हूँ बट वो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, ना ही सिंबॉलिक कोड लैंग्वेज का पार्ट है। तो आंसर होगा वर्बल कोड। Which of the following is not a principle of effective communication? कैच वर्ड जो होता है उसको हमेशा ध्यान से पढ़िए। नॉट पूछा है, इज पूछा है, या क्या मेन वर्ड की बात हो रही है? तो यहाँ पे पूछा है नहीं बताइए कौन सा इनमें से प्रिंसिपल नहीं है इफेक्टिव कम्युनिकेशन का। एक कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो इसके लिए परसुएशन और कन्विंसिंग डायलॉग बोलने चाहिए, बिल्कुल सही। पार्टिसिपेशन होना चाहिए ऑडियंस का, बिल्कुल सही। वन वे ट्रांसफर, क्या कोई भी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होता है जब उसमें सिर्फ वन वे ट्रांसफर हो, यानी कि फीडबैक का प्रोविजन ही ना हो, फीडबैक दिया ही नहीं जा रहा हो, तो क्या वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनेगा? नहीं। एंड स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ ग्रेप वाइन, ग्रेप वाइन मैंने आपको बताया था इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को स्ट्रैटेजिकली कैसे यूज कर सकते हैं ग्रेप वाइन को? जब आप अपने पीयर्स या कलीग से बात कर रहे होते हैं तो आप में एक तरह की कोहेशन यानी कि बॉन्डिंग हो जाती है। जब आप इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करते हैं तो उस बॉन्डिंग को यूज करके अगर आप किसी इन्फॉर्मेशन को स्प्रेड करना चाहते हैं तो वो हो जाता है स्ट्रैटेजिक यूज ऑफ ग्रेप वाइन, जो अगेन इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकता है कुछ सिनेरियो में। लेकिन वन वे ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कभी भी क्या होगा? इफेक्टिव कम्युनिकेशन का पार्ट नहीं होगा।
आगे चलते हैं, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। असर्शन बोलता है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। पहले हम मार्क करते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड, फॉर्मल कम्युनिकेशन जो है वो फास्ट और फ्लेक्सिबल होता है। रीजन क्या कहता है, बिकॉज आप जानते हैं ना, हमेशा बिकॉज लगा के इसको रिलेट किया कीजिए। बिकॉज वो आपसे पूछता है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं। बिकॉज फॉर्मल कम्युनिकेशन इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ हम 3 चीजें सीखेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना भी और क्वेश्चन का आंसर भी। असर्शन रीजन के क्वेश्चन में पहले दोनों सेंटेंसेस को पढ़िए अलग अलग, उनके बारे में जो उन्होंने बात बोली है उसको समझिए, फिर इन दोनों ही स्टेटमेंट्स में बिकॉज लगा के पढ़िए कि क्या जो ये रीजन वाला स्टेटमेंट है ये असर्शन को डिफाइन कर रहा है या नहीं है, और अलग अलग देखिए कि सही है या गलत। तो अब इस फंडे को हम फॉलो करते हैं यहाँ पर। फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल, मैंने आपको बताया था क्योंकि ये एक टिपिकल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर फॉलो करती है, स्टेप बाय स्टेप ही जाती है, तो ये फास्ट नहीं होती है। फास्ट हमेशा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होती है। फ्लेक्सिबल भी नहीं होती है क्योंकि हम इसको रिजिड रखते हैं, जिसको जो इन्फॉर्मेशन देनी है वही जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा असर्शन रॉन्ग। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं असर्शन हमारा ऑलरेडी रॉन्ग है। अब आते हैं हम रीजन पे। रीजन को पहले अकेले देखते हैं, खाली रीजन पे। फॉर्मल कम्युनिकेशन इज सिस्टमैटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन विच इज वेरी करेक्ट। आपने देखा ऑर्गेनाइजेशन की जो कम्युनिकेशन है वो सिस्टमैटिक और ऑर्डरली होती है, तो ये हो गया राइट। अब assertion is false but reason is correct, this answers appears to be right। but अगर ये ऊपर वाले ऑप्शंस को हम देखें, both A and R are correct and R is the correct explanation of A, तो ये तो गलत क्यों हो गया, क्योंकि हमने ऑलरेडी देख लिया है कि assertion wrong है। Both A and R are correct but R is not the correct explanation of A, ये भी गलत हो गया क्योंकि हमने देख लिया कि A false है, तो ये गया। A is correct हमने देख लिया, A is not correct, तो आंसर हो गया A is false but R is correct। तो इस तरह से ये तो फिर भी सिंपल क्वेश्चन था। कई बार होता है कॉम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन दी होती है और यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होती है, लेकिन तरीका हमारा हमेशा यही रहेगा, पहले इंडिविजुअली स्टेटमेंट्स को एनालाइज कीजिए और फिर उनके बीच में रिलेशन देखिए। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ, A is false but R is correct। Each type of communication is affected by its, हर तरह की कम्युनिकेशन, चाहे वो कोई भी तरह की कम्युनिकेशन हो, वो किससे अफेक्ट होती है, मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था। किसी भी कम्युनिकेशन का कॉन्टेक्स्ट, वो किस एनवायरनमेंट में हो रही है, फिजिकल उसका पर्सपेक्टिव क्या है, उसका टेम्पोरल पर्सपेक्टिव, उसका कल्चरल, साइकोलॉजिकल, इन सारे ही चीज़ों को मिलाकर जो कॉन्टेक्स्ट बनता है वो हर कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। हाँ, ये सब चीज़ें भी करती होंगी इंडिविजुअली, लेकिन कॉन्टेक्स्ट एक ऐसी चीज़ है जो हर कम्युनिकेशन को इफेक्ट करता है। What are the barriers to effective communication? Barriers क्या है effective communication के? Judgmental होना, बिल्कुल सही। डायलॉग, समरी एंड सेल्फ रिव्यू, ये नहीं हो सकता। यूज ऑफ सिंपल वर्ड्स एंड कोल्ड रिएक्शन, ये भी नहीं हो सकता। आई कॉन्टैक्ट एंड सिंपल नरेशन, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये तीनों ही इफेक्टिव कम्युनिकेशन को बनाने में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में। अगर आप सामने वाले से आई कॉन्टैक्ट से बात कर रहे हैं, सिंपल वर्ड्स यूज कर रहे हैं, आप उसको अपने जो आपने बोला है कंटेंट उसको समराइज कर रहे हैं, तो आप अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना रहे हैं, बैरियर नहीं कर रहे हैं। हाँ, आप किसी को स्टेरियोटाइप कर रहे हैं, किसी को कुछ गलत बोल रहे हैं, उसके बारे में एक ओपिनियन बना रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, वो एक साइकोलॉजिकल बैरियर का काम करेगा, आप उसके साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं। तो आंसर बिकम्स फर्स्ट। Identify the important element a teacher has to have to take cognizance while addressing students in a class। Students को address करते टाइम टीचर को सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, क्या impactful होता है उसके लिए? तो avoidance of proximity, voice modulation, repetitive pause और fixed posture। इनका आंसर होगा इसमें voice modulation, क्योंकि अपनी आवाज के पिच को ऊपर नीचे करना अकॉर्डिंग टू द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉपिक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीचर रादर देन अडॉप्टिंग अ फिक्स पोस्चर। अगर कोई पोडियम के ऊपर खड़ा होकर टीचर लगातार बोले जा रहा है तो लेक्चर मोनोटोनस हो जाएगा, बार बार रुक रहा है। और अवॉइडेंस ऑफ प्रॉक्सिमिटी, टीचर्स और स्टूडेंट के बीच में जो दूरी है उसको अवॉइड कर रहा है कंप्लीटली, तो ये सारे उसके लिए बैरियर का काम करेंगे। वहीं उसकी वॉइस मॉड्यूलेशन जो हुई उसके लिए एक इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है। When verbal and non-verbal messages are contradictory, it is said that most people believe in, जब कोई व्यक्ति सामने से कुछ बोल रहा है और एक्सप्रेशन दे रहा है वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, अलग अलग हैं, तो आप किस बात पे बिलीव करेंगे? तो इसका आंसर होगा नॉन वर्बल मैसेजेस पे। आप उसकी कही हुई बात पर विश्वास नहीं करेंगे, आप वो क्या बोल रहा है इन सब पे नन ऑफ द अबव ऑब्वियसली इसमें वो नहीं करता, इंपॉर्टेंस नहीं रखता। नॉन वर्बल मैसेजेस यानी कि उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है। जब कोई व्यक्ति आपसे बोल रहा है, फॉर एग्जाम्पल बोल रहा है,
मान लीजिए आपकी कोई चीज़ गायब है, यूर इंक्वायरिंग समवन, और आप उससे पूछते हैं कि आपने ये चीज़ यहाँ से उठाई थी, तो वो बोल रहा है नहीं मैंने यहाँ से नहीं उठाई थी, बट देन ही इज स्वेटिंग, ही इज ब्लिंकिंग हिज आईज और हिज हैंड्स आर शेकिंग, वो उसकी हाथ जो है वो हिल रहे हैं। तो जब दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्टरी हैं तो आप उसके बॉडी लैंग्वेज से उसको जज करके बता सकते हैं दैट दिस पर्सन इज लाइक। तो ये जो झूठ बोल रहा है ये बात आपने कैसे जज की? उसके नॉन वर्बल मैसेजेस को ध्यान में देकर। Which of the following is the characteristics of modern mass media? आज के समय में जो मॉडर्न मास मीडिया है उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या वो कैपिटल इंटेंसिव है, लेबर इंटेंसिव है, सस्टेनेबल है या डेवलपमेंटल है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है डेवलपमेंटल। आज का जो मॉडर्न मीडिया है मैंने आपको बताया उसका पर्पस लोगों को इन्फॉर्म करना, एजुकेट करना, चीज़ों में बदलाव लाना, चेंज लाना, ये सारी चीज़ें हैं और ये सारी चीज़ें क्या कर रही हैं? डेवलपमेंटल होने को इंडिकेट कर रही हैं। अब हमारी ज़्यादा से ज़्यादा पैसा लगाओ और न्यूज़ लो, ना तो वो कैपिटल इंटेंसिव बचा है ना लेबर इंटेंसिव बचा है, सस्टेनेबल लॉन्ग टाइम तक रहने वाला वो भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। जो नया मास मीडिया है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है एजुकेट, इन्फॉर्म एंड एंटरटेन, ये 3 फंडे जो हैं इनके ऊपर काम करता है और चेंज लाने की बात करता है। तो ये एक डेवलपमेंटल जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो इसका सही आंसर है। Choose the correct sequence of communication from the options below, given below. इन 4 में से बताना है कि कम्युनिकेशन के प्रोसेस के दौरान क्या होता है। तो ये सारे ऑलमोस्ट जो नाम है वो कंफ्यूजिंग है और इनकी सीक्वेंस को चेंज किया हुआ है। मैं आपको सही आंसर बता के उसको डिस्कस करती हूँ। जब भी कोई कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, मान लीजिए मुझे कोई आपको इन्फॉर्मेशन देनी है तो पहले एक्सपोजर होता है, यानी उस चीज़ का आपका और उसका एनकाउंटर होता है। उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, उसके बाद मैं अपनी इन्फॉर्मेशन में अपने कंटेंट के थ्रू आपको परसुएड करूंगी, आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगी एंड फाइनली जो मैं आप में बिहेवियरल चेंज चाहती हूँ अपने कम्युनिकेशन के प्रोसेस के बाद वो आप में रिफ्लेक्ट होगा। तो जो करेक्ट सीक्वेंस होगी वो ये होगी कि बिहेवियरल चेंज शुरू में बिल्कुल नहीं होगा, तो ये ऑप्शन गलत हो गया और ये हो गया, एंड वाला ये बचा। इसमें भी आप इन्फॉर्मेशन पहले दे रहे हो और एक्सपोज बाद में हो रहे हो और फिर परसुएड कर रहे हो, डजंट मेक सेंस। तो आंसर है इसका थर्ड। The dance of honey bee conveying to other bees where nectar will be found. जो हनी बी होती है वो डांस करके दूसरी हनी बीज को ये बता रही है कि नेक्टर या शहद कहाँ पर मिलेगा। ये कौन सी कम्युनिकेशन है? हनी बी अपने आप से बात नहीं कर रही है, मास्क इतनी एडवांस नहीं हुई है कि टेलीविजन या रेडियो से जो है वो दूसरे बीज को कुछ बता पाए। इंटरपर्सनल 2 लोगों में नहीं बात हो रही बल्कि बहुत सारी बीज में हो रही है। तो ये क्लियर एग्जाम्पल है ग्रुप कम्युनिकेशन का, जिसमें इकट्ठे जो है किसी प्रोसेस को, मैंने आपको हमेशा बताया था ग्रुप कम्युनिकेशन सेंसलेस यूजलेस नहीं होता, उसका हमेशा एक बेसिस होता है काम को करने का। तो नेक्टर इकट्ठा करने के लिए एक ग्रुप में जो कम्युनिकेशन हो रही है जिसमें लोग कलेक्टिवली परफॉर्म कर रहे हैं वो क्या है? ग्रुप कम्युनिकेशन। Which of the following are the examples of barriers to effective communication? Effective communication के barriers के example ये देखिए, barriers word और effective communication हमारे लिए important है, वो बताने। Polysemy का मतलब होता है जिस word के multiple meaning हो। क्या हो? मल्टीपल मीनिंग हो। अगर आप एक ऐसा शब्द यूज कर रहे हैं जिसके अलग अलग मीनिंग है तो क्या आप इफेक्टिवली अपनी बात कर पाएंगे? नहीं। तो इसको मैं मार्क कर रही हूँ रॉन्ग। सिंपल लैंग्वेज यूज करके आप क्या करते हो? अपने मैसेज को इफेक्टिव बनाते हो या बैरियर का यूज करते हो? उससे वो इफेक्टिव होता है, तो ये करेक्ट हो गया। यूज ऑफ क्लिशे, क्लिशे इस तरह की स्टीरियोटाइपिंग होती है या इस तरह का ओपिनियन मेकिंग होती है किसी के बारे में जिसमें कि बात एम्बिगुअस हो जाती है या एक पर्टिकुलर पर्सपेक्टिव जो है वो इम्पोज होता है। तो ये भी कॉम्प्लिकेट कर रहा है चीजों को। इजी कंस्ट्रक्शन ऑफ मैसेज, ऑफ कोर्स मैसेज को क्या कर रहा है? इफेक्टिव बना रहा है। तो इसने पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एग्जांपल्स ऑफ, तो सिंपल लैंग्वेज और ये जिसमें बी और डी है, बी और डी किसमें है? सॉरी ये बी डी है, नो सॉरी बैरियर्स उसमें पूछा है। यस आपसे बैरियर्स पूछा है तो बैरियर्स हो गए ए और सी। यस फोर्थ इज द आंसर। बैरियर्स आपसे पूछे हैं तो पॉलीसेमी एंड यूज ऑफ क्लिशेस जो है वो क्या है? बैरियर का काम करते हैं। Which of the following signifies non-verbal communication in an essential way? Non-verbal communication को कौन सबसे ज्यादा बेहतर ढंग में बता रहा है इन चारों एग्जाम्पल्स में? Instructions written on a question paper, अगर एक क्वेश्चन पेपर पे कुछ लिखा हुआ है, written लिखा हुआ है, तो वो non-verbal होगा? बिल्कुल भी नहीं, वो urgent communication होगा। Learners attending online classes, learners online classes attend कर रहे हैं तो क्या उस ऑनलाइन क्लास में कुछ बोला नहीं जा रहा है, आप वर्बली तो बात कर रहे हो मेरे साथ, तो ये भी नहीं हो गया नॉन वर्बल का एग्जाम्पल। ड्रेस कोड
followed by an individual. इसको एक बार pause पे रखते हैं. योगा इंस्ट्रक्टर टीचिंग अ योगा पोज, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको ध्यान में रखना है क्योंकि हमेशा दो ही ऑप्शन जो है वो कंफ्यूजिंग होते हैं. एक योगा इंस्ट्रक्टर जो है वो योगा पोज सिखा तो रहा है लेकिन ये भी एक साइलेंट प्रोसीजर नहीं है, वो अपने पोस्चर्स को यूज तो कर रहा है बट देन ही विल बी डेफिनेटली गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस अबाउट द पर्टिकुलर योगा. वो बोल के ही आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा. तो ये भी वर्बल का कॉम्बिनेशन है, वर्बल एंड नॉन वर्बल का, लेकिन इसमें भी पूरी तरीके से नॉन वर्बल आप इसको नहीं कह सकते. वहीं ड्रेस कोड followed by an individual, this becomes the right answer because आप यहाँ पे ना कुछ बोल रहे हो, ना वर्बल कम्युनिकेशन है, ना रिटन है, ना ओरल है, ना फॉर्मल है. आप क्या कर रहे हो, आपकी बॉडी का ड्रेस कोड, आपके पहनने का तरीका जो है वो कुछ कम्युनिकेट कर रहा है अगर सामने वाले को बिना बोले या बिना लिखे, तो वो बन जाता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. और बिल्कुल करता है. आपने देखा है कि अगर कोई किसी हम मीटिंग में जाते हैं और अगर आप नाइसली ड्रेस्ड अप हैं, फॉर्मल उसमें हैं, आप कपड़ों में हैं, तो आप क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, आप ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजर या एम्प्लॉय हैं और अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, अपनी प्रेजेंटेशन को लेकर, अपनी अपीयरेंस को लेकर आप ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि आप बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं उस मीटिंग के लिए. तो इस तरह से आप अपने ड्रेस कोड के बेसिस पे भी बहुत सारी चीजें कन्वे कर रहे हो बिना बोले. तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड वन. Which of the following is not a stage of intrapersonal communication? खुद से बात करने वाली कम्युनिकेशन जो है उसके स्टेजेस हमेशा के लिए याद रखिएगा. उसके ये 3 स्टेज होते हैं, फेटिक, पर्सनल और इंटीमेट स्टेज. इन तीनों का मतलब क्या है? फेटिक का मतलब होता है वो स्टेज जिसमें आप किसी से कम्युनिकेशन को इनिशिएट करते हैं. क्या करते हैं? इनिशिएट, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, इस तरह से आप किसी से बात करना शुरू करते हैं. द नेक्स्ट स्टेज इज पर्सनल स्टेज. अगर मैं आपको ब्रीफली बताऊं तो पर्सनल स्टेज में यू स्टार्ट टॉकिंग, आप उससे नॉर्मल बात करना शुरू करते हैं, सारे ही रेगुलर टॉपिक्स पे आप उससे बात करते हैं. एंड फाइनली व्हेन यू रीच द इंटीमेट स्टेज, जब आप इंटीमेट स्टेज पर पहुंचते हो तब आप बिल्कुल जो आपकी पर्सनल बातें हैं, वो जो बातें हैं उनको करते हो. तो ये तीनों ही स्टेजेस हैं. ट्रांसडेंटल कम्युनिकेशन बिल्कुल अलग है बिकॉज ये रिलेटेड है स्पिरिचुअलिटी से. स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड ये कॉन्सेप्ट है और स्पिरिचुअल बातें जो हैं उनके बारे में सोचना या कम्युनिकेट करना, उन चीज़ों से रिलेटेड होना ही बोला जाता है इसको. तो ये तीनों नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली नॉट पूछा है तो फोर्थ. फाइनल क्वेश्चन देखते हैं आज का. मैच करना है आपको ए और बी के साथ. इधर आपको कुछ फॉर्म्स ऑफ मीडिया दिए हुए हैं और इधर आपको उसके ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी बोली गई है. तो आप देखो मैच करके और जो आपको आता है आप पहले वो मैच कीजिए, फिर आप रिमेनिंग ऑप्शंस को वर्कआउट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप जानते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग है वो एक नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन है जिसमें कि जो एडवर्टाइजर होता है पर्सनली आपके सामने अवेलेबल नहीं होता है. इंटरनेट की क्या होती है? एक बैंडविड्थ होती है, ये आप जानते हैं. ऑडियो जो प्रोग्राम्स होते हैं जो रेडियो पे या आपके लिए ब्रॉडकास्ट होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होती है. एंड फाइनली न्यूज़पेपर क्या है? एक लीनियर कम्युनिकेशन का माध्यम है बिकॉज न्यूज़पेपर इज just coming to you at your doorstep, आपको communicate कर दिया, but you are not writing articles back in the newspaper to give your feedback. So ये क्या है? एक two way process नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर के थ्रू आपके तक इन्फॉर्मेशन आ रही है. लेकिन रिसीवर क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो? वापस कुछ नहीं भेज रहे हो अपने ओपिनियन या अपने क्रिटिकल ओपिनियन किसी चीज़ को लेकर या किसी चीज़ आपको पसंद आई है तो उसको आप अप्रिशिएट करने के लिए वापस न्यूज़पेपर प्रिंट करके नहीं भेज रहे हो या फिर कोई और फॉर्म में आप फीडबैक नहीं भेज रहे हो. तो ये क्या है? एक वन वे कम्युनिकेशन है, लीनियर कम्युनिकेशन है. देख लेते हैं ये वाले ऑप्शंस यहाँ पे कहाँ पर हैं. ऑडियो फोर्थ, फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट एंड फोर्थ का सेकंड. यस, थर्ड इज द राइट ऑप्शन. तो ये थे कुछ क्वेश्चंस कम्युनिकेशन के जो रिसेंट ईयर्स में मुझे इंपॉर्टेंट लगे, आपके लिए हो सकते हैं. आई होप आप अच्छे से इसका एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे. आगे आने वाली क्लासेस में, रिवीजन क्लासेस में हम और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन. अगर आज के सेशन में आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेशन में लिखकर ज़रूर बताइएगा. और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगता है देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. Thank you so much and see you in the next session. Bye-bye.